जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और सुबह 5 बजे मैं आपको डेली करंट अफेयर्स देता हूं। तो साथियों, आपको यहां पे डेली करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के साथ मिलेगा। भारत के हर वनडे एग्जाम को फोकस करते हुए ये करंट अफेयर्स की क्लास आपकी तैयार करी गई है। और आप चाहे आप एसएससी जीडी कांस्टेबल, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और बिहार एसआई दरोगा और इसके अलावा यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, भारत के जितने भी आप एग्जाम समझते हैं वो वनडे स्टेट के लिए ये करंट अफेयर है। और ये बाइलिंगुअल क्लास है, दोनों मीडियम में आपको क्लास मिलती है। आइए शुरू करते हैं। भारतीय सेना सूर्यास्त रॉकेट प्रणाली खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता इसने किया है? इंडियन आर्मी है साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी टू बाय द सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीबी लिमिटेड। नीबी लिमिटेड भारत में पुणे में है ये। तो नीवी लिमिटेड के साथ यहां पे अभी समझौता किया है सूर्यास्त रॉकेट प्रणाली के लिए। आइए जानते हैं सूर्यास्त रॉकेट प्रणाली है क्या। तो आप यहां पे देख सकते हैं सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम है जो 293 करोड़ रुपए में सूर्यास्त रॉकेट प्रणाली को खरीदने के लिए अभी एग्रीमेंट किया गया है। तो पुणे की ये प्राइवेट कंपनी है नीवी लिमिटेड, ये सूर्यास्त रॉकेट प्रणाली यहां पे हम परचेस कर रहे हैं। और ये जो सूर्यास्त प्रणाली है ये इजराइल की मदद से तैयार करी जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह कि मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है। इसका क्या मतलब होता है कि आप डिफरेंट टाइप के रॉकेट्स आप इसे दाग सकते हैं, अलग अलग प्रकार के रॉकेट को दागने में आपके हेल्पफुल होगा। और इसकी जो कैपेसिटी है 150 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। इवन इतना ज्यादा प्रिसाइज है ये कि 5 मीटर के घेरे में कोई भी अगर एनिमी है 5 मीटर के घेरे में ये टारगेट कर सकता है, ये हिट कर सकता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो कि आर्मी डिफेंस रिलेटेड है, जो आपको पता होनी चाहिए। अभी 15 जनवरी आना है और 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं। तो हम 78 नंबर का सेना दिवस मनाएंगे 15 जनवरी को इस वर्ष। देखिए, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जिसे हम कहते हैं NSUT, तो हमारी इंडियन आर्मी ने एआई और सॉफ्टवेयर बहुत सारी परियोजनाओं के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। 1 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना ने अभी ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसे भारत और रशिया ने मिलकर के बनाया है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। अब एक डिफेंस यूनिट भी बनाई गई जहां पे ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो यूपी में बनाई गई है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कहां पे बनाई गई है। इंडियन आर्मी ने नई दिल्ली में चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 का आयोजन किया है। रुद्र ब्रिगेड यहां पे लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। भविष्य के जो भी युद्ध हैं, भविष्य के जो भी वॉर हैं और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रुद्र ब्रिगेड काम करेगा। यहां पे इंडियन आर्मी ने एक इंडिजीनियस सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड यहां पे लॉन्च किया है। ड्रोन कवच अभ्यास स्टार्ट किया है भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में, ये ड्रोन कवच अभ्यास स्टार्ट किया है। तो ये सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर आप सबने पढ़े हैं। अब आप पढ़ने जा रहे हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। पेरू में किस कीट को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार, लीगल राइट दिया गया है पहली बार? तो इसका नाम है डंक रहित मधुमक्खियां। ऐसी मधुमक्खियां जो डंक नहीं मारती हैं उनको यहां पे कानूनी अधिकार दिया गया है। समझते कि कानूनी अधिकार है क्या? तो पेरू आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है और अमेजन क्षेत्र में, अमेजन के जंगलों में डंक रहित मधुमक्खियां हैं जिनको पहली बार यहां पे लीगल राइट दिया गया है। तो सतीपो और नाउटा नगर पालिकाओं ने यहां पे कानून पास किया है। तो यहां पर इनको कैसा राइट है? इनको मारा ना जाए, इनके अस्तित्व की रक्षा करी जाए, इनको फलने फूलने दिया जाए और इनको संरक्षण दिया जाए, ये अधिकार इनको मिला है। और ऐसे यहाँ पे पहले यहाँ पे कीट है जिन्हें ऐसा यहाँ पे दर्जा दिया गया है कि इनको कोई प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि हमारे लिए बहुत मददगार है। तो ये जो डंक रहित मधुमक्खियां हैं लगभग 80 मिलियन साल से ज्यादा मौजूद है इस दुनिया में और ये डायनासोर के समय से मौजूद हैं, जो जंगलों में पॉलिनेशन का काम करते हैं, परागण का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हर एक फूल में आपने देखा होगा कि जो मधुमक्खी होती एक जगह से दूसरी जगह ये पॉलिनेशन करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से और भी जगहों पर जो ट्रीज है या प्लांट्स हैं वो अपने आप उग जाते हैं। तो ये पॉलिनेशन में बहुत मददगार है। अब हम बात करते हैं पेरू की। पेरू कहां पर है? तो आप यहां पे साउथ अमेरिका का मैप देख पा रहे हैं।
ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये पेरू है, जो कि सबसे साउथ अमेरिका के वेस्ट में है। पेरू अमेरिका का एक देश है और दक्षिण अमेरिका का देश है। कैपिटल इसकी लीमा है। जोस जेरी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आर्नेस्टो अल्वारेस मिरांडा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। पेरू की जो ऑफिशियल भाषा है वो स्पेनिश है। दुनिया की सबसे जो नेविगेबल जो लेक है इसका नाम है टिटिकाका झील, इसी में है। और यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला है जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला पूरे साउथ अमेरिका में फैली हुई है। इंडियन आर्मी ने किस वर्ष को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित वर्ष डिक्लेयर किया है? तो यहां पे नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी वर्ष डिक्लेयर किया 2026, जो अगला साल होगा, यानी इसी साल की हम बात कर रहे हैं। तो ये डेटा सेंट्रिक होगा, सेंट्रिसिटी वाला होगा और ईयर ऑफ नेटवर्किंग होगा। तो हमारी इंडियन आर्मी ने 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित घोषित किया है। इसका उद्देश्य है डेटा को एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल रिसोर्स बनाना, जो भी हमें डेटा मिलता है, और उसका डिजिटल इंटीग्रेशन करना सभी यहाँ पर मिलिट्री लेवल्स पर, और रियल टाइम डेटा को साझा करना, डेटा बेस्ड यहाँ पे एक्शन लेना, डिसीजन करना। तो हम बात करेंगे भारतीय सेना की। तो भारतीय सेना 1947 में इसका वापस रीऑर्गेनाइजेशन किया जब हम आजाद हुए, और इसकी जो ऑफिशियल स्थापना 1895 में हुई थी अंग्रेजों के समय में। 15 जनवरी को हम यहाँ पे इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, ये पहले भारतीय सेना प्रमुख थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सर्वोच्च कमांडर होते हैं तीनों सेनाओं के। भारतीय सेना का जो प्रमुख होता है वो थल सेना अध्यक्ष होते हैं, जिसके हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करते हैं, इनका नाम है जनरल अनिल चौहान। ये दूसरे नंबर के सीडीएस है। और आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ, इसकी यहाँ पे आदर्श वाक्य है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख की हम बात करें तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है और दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवी चीफ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। हमारी भारत सरकार ने चीनी नागरिकों के लिए कौन सा नया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीजा शुरू किया है? तो यहाँ पे चाइनीज सिटीजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा स्टार्ट किया है, EB4 वीजा। क्या बोलते हैं इसको? EB4 वीजा। तो भारत ने चीनी नागरिकों के लिए एक नया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस अगर जो करना चाहते हैं उनके लिए EB4 वीजा यहाँ पे स्टार्ट किया है, ताकि जो हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं वो और ज्यादा यहाँ पे सरल हो जाए। ठीक है, और इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए कि भाई आप व्यापार करने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, आइए व्यापार करिए, चले जाइए। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो बहुत सारी एक्टिविटीज है, जितनी भी यहाँ पर स्पेशली बिजनेस प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसमें समर्थन देगा। तो भारत चीन के बीच में जो रिश्ते हैं इससे ट्रेड और बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पर किया गया है। बात समझ में ही आपको? तो ये वीजा चीनी व्यापार यात्रियों के लिए बनाया गया है ताकि वो इंडिया में आए और आसानी से अपना व्यापारिक कार्य कर सके। अगला है, इंदौर के किस क्षेत्र में जल जनित बीमारी, जहां पे मैं रहता हूं, इसका प्रकोप महामारी घोषित कर दिया है और लगभग 14 से 15 लोगों की मौत हो गई है और केसेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं। तो इन विच एरियाज इंदौर हैज आउटब्रेक ऑफ वाटर बोर्न डिसीज बी डिक्लेयर्ड एपिडेमिक। तो इंदौर में एक घटना हुई है भागीरथपुरा में। तो इसके पीछे मैं बहुत पढ़ रहा था तो मुझे पता चला है कि जहां से हमारा वाटर, मतलब वाटर की पाइपलाइन, जहां से पानी की सप्लाई होता है, और एक ड्रेनेज की पाइप जिसमें से गंदगी बहती है जो हम लोग के घरों से निकलती है, वो पाइप फूट गई थी और पानी जिसमें पीने वाला पानी जो आता है उसमें से वो पानी मिक्स हुआ, और जब वो पानी पूरे घर तक पहुंचा तो लोगों ने पानी पिया। उसकी वजह से लोगों की तबीयत एकाएक बिगड़ गई, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई। 15 लोगों की अभी यहाँ पे डेथ हुई है और ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। 1400 लोग अभी इसमें बीमार पड़े हैं। तो देखा जा रहा है कि ये घटना केवल एक एरिया में हुई है, ये और जगह हुई है, क्योंकि महामारी घोषित तभी होती है जब बड़े पैमाने पे कोई चीज होती है, इसीलिए इसको यहाँ पे एपिडेमिक डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, समझ गए आप, भागीरथपुरा में। तो अभी संक्रमण का पता जो है लगाने के लिए यहाँ पे सेंटर और स्टेट एजेंसी काम कर रही हैं, पर जितना अभी पता चला है, मैंने पढ़ा था, उसमें यही पता चला है कि दो जो वाटर पाइप है, एक गंदा पानी और जिसमें पीने वाला पानी, वो आपस में मिक्स हो जाता है। तो जांच एजेंसियों में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र,
और ICMR NIRIB जो कि विशेषज्ञ हैं वो सब यहाँ पे आकर के देख रहे हैं कि आखिर दिक्कत कहाँ पे हुई है। तो अधिकारी इस बात का एनालिसिस कर रहे हैं कि पाइपलाइन रिसाव के कारण एक से अधिक जगहों पर संक्रमण फैला या नहीं। मतलब मेन मुद्दा ये है, मतलब कारण तो लगभग जो मैंने बताया वही है। तो ये देख रहे हैं कि कहीं और भी तो ऐसा नहीं हुआ कि ये जो गंदा पानी है वो कहीं और भी तो नहीं पहुंचा। तो भारत का सबसे स्वच्छ जो है शहर दुनिया का, भारत का 8वीं बार लगातार, वो इंदौर है। तो ऐसा घटना होना बहुत होता है, अब कैसे कैसे कर सकते हैं जो चीज होनी है। तो पर यहाँ पे जिम्मेदार तो है। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ ऐसा कमेंट भी किया था जिसके बाद बहुत गुस्सा भी आई लोगों को, आपने देखा होगा, पॉलिटिकल न्यूज है ये। यूपी सरकार ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ पे खोली है? तो यूपी गवर्नमेंट ने एक ब्रेल लाइब्रेरी खोला उन सभी के लिए जो देख नहीं सकते, वो छू के पढ़ते हैं, इसे ब्रेल लिपि कहते हैं। तो लखनऊ ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यूपी सरकार ने लखनऊ में ब्लाइंड दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि लाइब्रेरी खोली है। लाइब्रेरी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में DSMNRU में स्थापित किया गया है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया है। 4000 से ज्यादा ब्रेल किताबें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये जो लाइब्रेरी है ये ब्लाइंड स्टूडेंट्स को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी, उनकी हेल्प करेगी। तो देखो, आप 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं। 4 जनवरी को कौन सा मनाते हैं दिवस? विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। तो ब्रेल लिपि जो होती है वो विजुअली इंपेयर्ड पीपल के लिए होती है। इस प्रकार से उभरे हुए अक्षर होते हैं, उसको देख करके वो लेटर्स को समझ लेते हैं। तो उंगलियों को छू करके पढ़ते हैं, बिंदुओं का प्रयोग करते उभरे हुए। 1824 में इसका आविष्कार हुआ था, लुईस ब्रेल ने किया था। तो ब्रेल सेल में 6 स्थान होते हैं। इन स्थानों पे बिंदु अलग अलग होते हैं और यहाँ पे अक्षर, संख्या, चिन्ह सब दर्शाते हैं। और जो ब्रेल लिपि दिवस है हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। अब हम यहाँ पे यूपी के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। बात यहाँ पे यूपी की आई है तो उसके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को अभी हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। यूपी के गोरखपुर में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय खोला जाएगा, बनेगा। शशि प्रकाश गोयल यूपी के अभी चीफ सेक्रेटरी बने हैं। भारत की विस्टाडोम जंगल सफारी यूपी में स्टार्ट हुई है, जिसमें आप मतलब बड़ी बड़ी खिड़कियां होंगी और आप पूरे जंगल का आनंद लेते जाएंगे। यूपी में कल्याण सिंह नगर नाम का 76 नंबर का डिस्ट्रिक्ट बन गया है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है और कानपुर में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया है। यूपी में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ लखनऊ में किया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। तो आप सभी आज की क्लास की जो PDF है वो आप स्टडी कर एप्लीकेशन पे डाउनलोड करेंगे डेली करंट अफेयर्स की। हर दिन जैसे क्लास खत्म होता है जाके पढ़िए PDF, क्लास भी देखिए, PDF भी पढ़िए। और आपको अगर ईयरली ई बुक चाहिए, मंथली बुक चाहिए, तो आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे तो आपके लिए डेली करंट अफेयर का टेस्ट है, 18,000 टॉपिक बेस्ड है, 12 महीने का मंथली टेस्ट है। और यहीं पे प्रीमियम कोर्सेस में अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी है। और आज अर्जुन GS फाउंडेशन बैच में हम आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे। आपका संविधान चल रहा है, उसके 16-17 लेक्चर हो गए हैं। तो आपका दोपहर 1 बजे जो लेक्चर होगा वो संविधान आपका हिस्ट्री का होगा और शाम को 5 बजे आपका पॉलिटी होगा। तो 2 लेक्चर पैरेलली चल रहे हैं, 2 क्लासेस जो मैंने आपको कहा है। और रात को 8 बजे आपकी 10,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। हिस्ट्री से शुरुआत ही कर रहा हूं, तो एक एक टॉपिक कराऊंगा, आधुनिक भारत के क्वेश्चन से ही कराऊंगा। रात को 8 बजे यूट्यूब पे और सुबह 10 बजे आपकी 10 मिनट से। तो इस प्रकार से मैं चल रहा हूं। अर्जुन GS फाउंडेशन बैच पे कैसे जुड़ेंगे? आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, इसमें सारे विषय आप पढ़ेंगे पूरा, 1000+ वीडियोस 3 साल की वैधता के साथ, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली करंट अफेयर टेस्ट, 12 महीने की ई बुक, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप यहां से डाउनलोड करने के बाद प्रीमियम कोर्सेज में चले जाएगा अर्जुन GS फाउंडेशन बैच। कल जो मैंने 6 महीने की करंट अफेयर पढ़ाया है उसकी भी करंट अफेयर PDF यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की, जो आपकी स्क्रीन पर है। भारत ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण का दूसरा जो चरण है वो कहां स्टार्ट किया है? वेयर हैज इंडिया लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ कैंसर
कैंसर केयर ट्रेनिंग फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज। तो बिम्स्टेक कंट्रीज के लिए यहाँ पे कैंसर केयर सेंटर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में स्टार्ट किया गया है। सी राइट आंसर होगा। तो 7 जनवरी को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल ट्रेनिंग सेंटर का सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ। तो भाग लेने वाले देशों में बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल है, जो कि बिम्स्टेक के मेंबर है। तो बढ़ते कैंसर बोझ से निपटना इसका कार्यक्रम, इसका मकसद है। और छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में इसका डिक्लेरेशन किया गया था। हमारी विदेश मंत्रालय और टाटा मेमोरियल सेंटर मिलकर के इसे चला रहे हैं। बिम्स्टेक की बात करें तो फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों के बीच में टेक्निकल और इकोनॉमिक सहयोग देने के लिए स्थापित किया गया। तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड इसके मेंबर हैं। तो अभी देखो बिम्स्टेक इस साल कहां पे हुआ था? बिम्स्टेक सम्मेलन इस साल थाईलैंड में हुआ था 2025 में। 2027 में बिम्स्टेक सम्मेलन बांग्लादेश में होगा। कहां पे होगा? बांग्लादेश में होगा। इसको भी नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एमपेम्बा प्रभाव पर पहला सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन कहां पे डेवलप किया है? तो साइंटिस्ट ने डेवलप किया सुपर कंप्यूटर ऑन द एमपेम्बा इफेक्ट। एमपेम्बा इफेक्ट क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, पहले समझिए कहां पर स्थापित किया है। तो जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है, वहां पे किया गया है। तो क्या है एमपेम्बा इफेक्ट? तो इंडियन साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं कि जो गर्म पानी के ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जमने का जो लंबे समय से चल रहा विरोधाभास है, उसको समझना चाह रहे हैं कि गर्म पानी जल्दी यहाँ पर ठोस बन जाता है, ठंडा पानी वो ठोस नहीं बनता। ऐसा क्या कारण है? तो इसके लिए सुपर कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर देख पा रहे हैं, एनालिसिस निकाल रहे हैं कि कैसे यहाँ पर ये काम हो रहा है ना। तो सुपर कंप्यूटर इस बात को समझाएगा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया इस टेक्निक रूप को एमपेम्बा प्रभाव कहते हैं, जिसमें जो गर्म पानी है वो जल्दी यहाँ पे ठोस बन जा रहा है और ठंडा पानी जो है उतनी जल्दी नहीं बन रहा। क्या कारण इसके पीछे? तो जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की जितने भी रिसर्चर हैं सुपर कंप्यूटर का यूज करके बर्फ निर्माण का पहला यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं कि पानी के इस एमपेम्बा प्रभाव को यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि कैसे हो रहा है। तो सिमुलेशन दर्शाता है कि प्रभाव पानी के अलावा अन्य प्रणालियों में भी द्रव से ठोस में परिवर्तन का दौरान हो रहा है। मतलब केवल पानी बस में नहीं, और भी लिक्विड में यही प्रोसेस हो रही है। तो ये शोध जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन फिजिक्स में यहाँ पे पब्लिश हुआ है। भारत की पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन कहां से शुरू होने वाली है? तो ये हरियाणा से स्टार्ट होने वाली है, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, अब वो होने वाला है। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में शुरू होगी। ये जिंद से सोनीपत मार्ग पे चलेगी। इसमें 10 कोच होंगे। तो हाइड्रोजन ट्रेन क्यों फायदेमंद है? कभी आपका हाइड्रोजन खत्म नहीं होगा, और दूसरी बात, कभी भी हाइड्रोजन हमारे पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करती और नॉइज पोल्यूशन भी नहीं करती। तो जिंद में बने प्लांट से मिलेगा 3000 किलो क्षमता वाला हाइड्रोजन, और इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन तैयार होगा। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? पानी में यहाँ पे करंट डाला जाता है, जिसके माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, उससे हाइड्रोजन एनर्जी बनती है। तो ट्रेन का ट्रायल यहाँ पे सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, इसलिए अब ये चलेगी। तो ये ट्रेन दुनिया की पहली लंबी ब्रॉड गेज हाइड्रोजन ट्रेन में से एक होगी, ध्यान में रखिएगा। अगला है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कितनी साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया है? कितनी लिटरेरी वर्क्स भारत के शिक्षा मंत्री ने यहाँ पे लॉन्च किया है? 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 55। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यू दिल्ली में 5 शास्त्रीय भाषाओं में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया में 55 साहित्यिक यानी 55 लिटरेचर कृतियों का विमोचन किया है। 41 पुस्तकें भारतीय भाषा संस्थान CIL से, और 13 पुस्तक व तिरुकुरुल सांकेतिक भाषा संग्रह केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान से यहाँ से पब्लिश हुई हैं। तो तिरुकुरुल का सांकेतिक भाषा संग्रह भी अभी यहाँ पे जारी हुआ है। तो तिरुकुरुल जो तमिल कवि है, तिरुवल्लुवर की रचना है, और इनकी फ्रांस में प्रतिमा भी स्थापित हुई, आपको मैंने पढ़ाया था। तो इसमें इन्होंने बताया है कि मॉरलिटी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, लव क्या है, ये सब समझाया है। ठीक है।
और सरकार ने पिछले साल मराठी, तेलुगु, बंगाली, असमी, पाली में भी शास्त्र इन सभी भाषा को दर्जा दिया था। तो यहां पर भी काम चल रहा है, इन भाषा में भी और भी कृतियां जारी होंगी। ठीक है, अगला है भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन ये कहां पे करेगा? वेयर विल इंडिया एनर्जी वीक विल बी गोइंग टू ऑर्गेनाइज? तो गोवा में दोस्तों भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन होगा। तो जितने भी यहाँ पे कार्यक्रम है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और इंडस्ट्री लीडर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मेन फोकस होगा इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और जो कार्बन इमिशन उसको कम करना। तो यहाँ पे अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इन सभी जगहों के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी शामिल होंगे। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एनर्जी के अनुसार भारत 2050 तक पूरे ग्लोबल डिमांड का खुद ही लगभग 23% से ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ करेगा और आगे बढ़ेगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक किस हाई कोर्ट के हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो सिक्किम हाई कोर्ट के यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश बने हैं और इनका नाम है ए मुश्ताक। तो न्यायमूर्ति ए मुश्ताक सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल, और सिक्किम के राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर। ठीक है, इन्होंने ओथ दिलाई है। सिक्किम की हम बात करें तो सिक्किम यहाँ पर 3 इंटरनेशनल बाउंड्री छूता है, ऊपर तिब्बत, इधर नेपाल, इधर भूटान और वेस्ट बंगाल। कैपिटल है गंगटोक। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के चीफ मिनिस्टर है और हम बात करें तो ओम प्रकाश माथुर यहाँ के गवर्नर है। सिक्किम की दुनिया की सबसे ऊंची तीसरी चोटी कंचनजंगा यहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ पे आबादी में सबसे कम राज्य और दूसरा सबसे छोटा राज्य, पहला राज्य गोवा है, दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। तो आपने 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बहुत ही डिटेल में पढ़ लिए। अब बारी है ट्रिपल आर की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का आप रिवीजन करेंगे दिसंबर 2025 का। आइए देखते हैं। तो भारत और मलेशिया कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास इन्होंने शुरू किया है? तो इसे कहते हैं हरिमाऊ शक्ति। ठीक है, फिर आइए देखते अगला है 2025 के टॉप 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप स्टार सूची में शामिल होने वाली एकमात्र कंपनी का नाम क्या है? तो इसका नाम है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस एक कंपनी में निवेश और वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो परप्लेक्सिटी एआई के यहाँ पे एम्बेसडर बने हैं। शाहरुख खान काजोल ने किस फिल्म की कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है? तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, 11वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पे आयोजित हुआ? तो पंचकुला हरियाणा में। फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहला शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। अर्थ समिट 2025 कहां पे आयोजित किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। नेशनल कंप्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी किसे बनाया गया? रेणुका अय्यर को। मेजर जनरल रोमन गॉफमैन को किस देश की खुफिया एजेंसी का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? तो इनको इजराइल का खुफिया डायरेक्टर बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों को कितने % बांस, बायोमास, चारकोल को कोयले के साथ जलाना अनिवार्य किया है? तो ये 5 से 7% इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों 7 जनवरी के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे जो आपने कल पढ़ा है। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? तो इसका नाम है समुद्र प्रताप। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह अवार्ड उर्मिला सत्यनारायण को मिला है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार भारत किस फसल के उत्पादन सबसे बड़ा यहाँ पे देश बन गया? तो चावल के उत्पादन में। खुतबात ए मोदी लाल किले की फासिल से इस बुक का विमोचन किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। ठीक है, अगला है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में कहां पे मानव रेबीज को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया गया है? तो ये दिल्ली में डिक्लेयर किया गया है। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैत्री पुष्पा को सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 का आयोजन कहां शुरू हुआ है? तो दीव में दूसरा संस्करण हुआ है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के नए अध्यक्ष प्रबंध सीएमडी को अपॉइंट किए गए, तो ये है रविंद्र कुमार अग्रवाल। किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव में भाग लेने के लिए 2 बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? तो तेलंगाना ने काम किया है। भारत के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड अंतर्देशीय रेनवे ट्राउट मछली का उद्घाटन ये कहां पर किया गया है?
तेलंगाना में किया गया है। हाल ही में किस मंदिर पे हमले की 1000 वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये सोमनाथ टेम्पल पे मनाई गई। दोस्तों लूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आगरा नगर की स्थापना किसने करी है? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने करी थी। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था? 1952 में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी? तो डफर थे उस समय, और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, आज का सवाल है, भारतीय सेना ने किस साल को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया है? कमेंट बॉक्स पे आप सभी बताइए। 7 जनवरी का रिजल्ट देखते हैं। स्नेहल यहाँ पे टॉपर है, प्रतीक साहा, हरीश, प्रभाकर सिंह, ऋषभ, यूसुफ, बबलू, अभिनव, संगम और निकिता, आप सभी यहाँ पे टॉपर हैं। और टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे दोगे, और यहाँ पर आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। तो जो टेस्ट सीरीज है यहाँ पर आप डेली टेस्ट देंगे, डेली, आपको रैंक पता चलेगी। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, ई बुक्स हैं आपके लिए बहुत सारे, जहां पर आप मंथली बुक्स पढ़ते हैं और ईयरली बुक्स आप पढ़ते हैं, और जितने भी टॉपिक वाइज जीके के हैं यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रीमियम कोर्सेज पे कॉम्बो पैक्स है, जहां पर 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने की मंथली टेस्ट, आप कॉम्बो 200 कूपन यूज करके आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों आज से अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में आधुनिक भारत स्टार्ट हो रहा है शाम को 5 बजे। दोपहर 1 बजे आपका पॉलिटी चल रहा है, तो 2 क्लासेस आपकी चल रही हैं। रात को 8 बजे 10,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूं। शुरुआत करेंगे आपके इतिहास से, मॉडर्न इंडिया से, और 10 बजे आपकी सुबह 10 मिनट का सेशन होता है। तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को कैसे ज्वाइन करेंगे? तो आप 3 साल की वैधता के साथ आप ये बैच पाएंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री। तो आपको 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा, 12 महीने की मंथली टेस्ट मिलेगा, 12 महीने के हिंदी इंग्लिश मीडियम ई बुक मिलेगा, और आप प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जाएंगे। 1 साल की जो भी मैं पीडीएफ आपको मिलती है क्लासेस की, पूरा कंपाइलेशन मिलेगा। जो मैंने कल रात को 6 महीने की क्लास ली थी यहीं पे मिलेगा। 1 साल का टॉपिक वाइज करंट अफेयर 2024-2025 की आपको 12 महीने का मंथली पैकेज, और लूसेंट फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, प्रभाकर सर पढ़ा रहे हैं, जिसमें पूरी लूसेंट कवर कराएंगे। तो ये भी प्रीमियम कोर्सेस में अवेलेबल है, जाकर के चेकआउट करिएगा। ठीक है, और जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2025 की ईयरली बुक है, और दिसंबर महीने की मंथली बुक है, और ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, 12 महीने की टेस्ट सीरीज है, पूरा पैकेज है आपके लिए। जाकर के चेकआउट करेंगे, टेस्ट पास है, और पढ़ते रहिए, अपना सिलेक्शन को पक्का करिए। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप जा करके उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पहली बार चैनल पे है, सब्सक्राइब कर दीजिए, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं फॉलो कर दीजिए, और आप कमेंट कर दीजिए, और आपको लगता है कि आपका कुछ अच्छा सजेशन है तो वो भी आप बताइएगा, उसको भी हम कोशिश करेंगे फॉलो करने की। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।